हम लोग लीडर लेस को पता क्यों है, हमने बकाया साहब को धोखा दे दिया। क्यों? हम हमारी कम्युनिटी में एक पहला आईएएस ऑफिसर जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो गया था, उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, हम पलटू ने उसको भी साथ नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंदर बख्शी जी हैं, जो 27 साल से रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। वहीं से वो रिटायर भी हुए हैं। एज ए जोनल अफसर, तहसीलदार, उन्होंने बहुत अलग अलग पोस्टों पे काम किया हुआ है। इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं हम आज, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जनता तक नहीं पहुंची हैं। आज उन सब बातों का खुलासा होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बकाया साहब ने बहुत सारा कार्य किया है समाज के लिए, लेकिन कहा जाता है आज के डेट में कि उन्होंने कुछ नहीं किया। थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन, क्योंकि जब आप इस डिपार्टमेंट में थे तो उस समय वो भी डिविजनल कमिश्नर थे और आपका उनके साथ लिंक भी था। तो क्या ऐसे कार्य हुए हैं जो अगर वो नहीं होते तो शायद आज कश्मीरी पंडित कुछ समाज में बहुत इश्यूज होते? सबसे पहले मैं रोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मैं बकाया साहब के बारे में, देखो हम तो मुलाजिम रहे, हमने बहुत अफसरों के साथ काम किया, आईएएस अफसरों के साथ। मैंने तो 10-12 आईएएस अफसरों को, तो 100-150 केस अफसरों के साथ काम किया है। बकाया साहब के बारे में मैं बताऊंगा। जब हम 90 में माइग्रेशन हो गई जी, तो 91 में जब दफ्तर मूव हो गया, माइग्रेट आ गए, सरवाल, तोपशेर खानी, जानीपुर, एमएलए हॉस्टल, जहां जहां जिसको जगह मिली का ताला तोड़ा और घुस गए। लेकिन जब दफ्तर मूव आ गया तो डायरेक्टर एस्टेट से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इशू कर दिया कि दे हैव टू वैकेट दीज क्वार्टर्स बिकॉज हमको मुलाजिम आ रहे हैं श्रीनगर से वापस। तो उस समय डिविजनल कमिश्नर थे बकाया साहब। हम बकाया साहब के पास गए, हमने बोला महाराज ये तो बड़ा। बकाया साहब ने थोड़ा सा टाइम ले लिया एंड ही टोल्ड अस I will be coming tomorrow at 6 PM at जानीपुर क्वार्टर्स। मगर आप एक बात करना, ये बकाया साहब के ये तो राज है, हमें बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन जब मैं जाऊंगा मुझे मुर्दाबाद कर लेना और आपको कुछ नहीं करना है, मुर्दाबाद करो। बकाया साहब आए, हम परेशान हो गए, ये क्या बोल रहे बकाया साहब। खैर हमने कल दूसरे दिन 6 बजे हमने सब बाहर निकले। जो ही बकाया साहब आ गया तो हमने तड़ाक तड़ाक कर दिया लोगों ने, क्योंकि उस समय तो जबरदस्त था, रोज था, माइग्रेशन पीक पर थी। तो उसने उसी समय डीसी को बुलाया, डायरेक्टर एस्टेट्स को बुलाया, वो हमीद बानहाली थे उस समय, ये थे एडवाइजर थे जी। फौरन दूसरे दिन बकाया साहब ने सुबह 12 बजे फोन किया, आ जाओ। ऑर्डर निकाला डायरेक्टर एस्टेट्स को, किसी को नहीं निकालना है जब तक इनको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं करके देंगे जी। इनको आज तक किसी को नहीं निकाला, ये उसकी देन। नंबर 2, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे इसमें सवाल भी पूछना चाहूंगा। ये तो एक काम हुआ जो उन्होंने किया, उसके बाद 2004 में जो सरेंडर राशन कार्ड का एमनेस्टी का हुआ, राइट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बकाया साहब का आप ही से मुझे पता लगा कि बहुत बड़ा रोल है। देखो, तो ये जनता को पता लगना चाहिए। देखो जी, 2004 में रवि ठुसू, क्या बात है, क्या वाइब्रेंट ऑफिसर, वर्सटाइल ऑफिसर, दिलदार ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर रवि ठुसू आ गए रिलीफ कमिश्नर 2003 में। तो कंप्लेंट स्टार्ट हो गई, पहला पंडित आ गया रिलीफ कमिश्नर। तब तक सरदार आ गए थे, डोगरे आ गए थे, मुसलमान आ गए थे, ये पहला कमिश्नर पंडित आ गया। तो लोगों ने इसको आना जाना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने सिर्फ कंप्लेंट देनी स्टार्ट कर दी जी। ये कंप्लेंट सेक्रेटरीट पहुंच गई, रोज हमको विजिलेंस क्राइम आना स्टार्ट कर दिया, भाई हमें ये फाइल दे दो, ये फाइल दे दो। तो रवि ठुसू परेशान हो गए, उसने बोला यार ये तो, रवि ठुसू को बानक मिल गई कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू थे मुमताज अफजल, ये कुछ केस सीबीआई को दे रहे हैं जी। इसने बुलाया, बोला यार ये तो बड़ा पेचीदा मसला बन गया, हम क्या करेंगे। क्योंकि उस समय यार जरूरत भी थी पंडितों को, यार माइग्रेशन हो गई थी, सब कुछ छोड़ के आ गए थे। अगर 2 राशन कार्ड तो क्या था, कौन सा ये क्या था उन्होंने, कौन सा वो क्या था, जब उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी थी जी। बिल्कुल, ये हमको मैंने ठुसा बोला इन्होंने चोरी क्या की है। कोई मुलाजिम लिया उस समय, उसको बेचारे को रहने की जगह नहीं है। तो हम लोगों ने उस समय, बकाया साहब का क्या बड़ा रोल रहा। ठुस साहब रिलीफ कमिश्नर थे, बकाया साहब उसमें चीफ सेक्रेटरी थे। ये हमारा भाग्य था उस समय कश्मीरी पंडितों का। तो बकाया साहब के पास हम ये प्रपोजल लेकर गए, जनाब हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम एमनेस्टी एक देंगे, हम माफी देंगे, हम माइग्रेंट को बोलेंगे जिसको कोई गलती हो, कुछ हो, जो हो, आज सरेंडर करो, इसके बाद ठीक हो जाएगा रिकॉर्ड शिकार्ड। बकाया साहब को पहले ये डाइजेस्ट नहीं हुआ,
वो चीफ सेक्रेटरी उसने बोला आप क्या कह रहे हो, हम्म, ये तो पंगा बन जाएगा कल को, ये तो सेंटर तक बात पहुंचेगी इतना। खैर बका साहब ने बोला गिव मी सम टाइम। नेक्स्ट डे उसने सेक्रेटरी बुलाया, उससे बोला पहले मुझे मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेना है। जी हकीम यासीन थे रिलीफ एंड मिनिस्टर, फिर मुफ्ती साहब को बताना पड़ा, चीफ मिनिस्टर को बताना पड़ा। खैर लास्ट में ठुसू साहब और रवि ठुसू और बकाया साहब ने करके आर्म एमनेस्टी अनाउंस कर दी और ये डायरेक्शन दे दिया जिस माइग्रेंट को कोई गलती है कुछ नहीं जोनल ऑफिसर पर जाए, अपना जो एक्चुअल फैमिली है वो उनके पास रखे। कोई जोनल ऑफिसर, ये ऑर्डर है मेरे पास, कोई जोनल ऑफिसर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी से क्यों डिलीट किया कुछ। उसमें से है 1885 गवर्नमेंट ऑफिसर मुलाजिम थे जो सब रिलीव कर रहे थे, बिना पूछे ताशे उनका कन्वर्ट हो गया। ये देखो ये उनको कन्वर्ट हो गया, वो रिलीफ रहे उनको गवर्नमेंट कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया ऑन स्पॉट। जो डिलीट किसी का एडिशन 16 किसी के 2 कार्ड है सब कुछ कर, ये बकाया साहब के देन है महाराज। और हमको पता था उसमें शायद कुछ छोटा अमाउंट होगा, जब लास्ट में कैलकुलेशन हो गई इट वाज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, तो ये पॉइंट बन गया। फिर लास्ट में ये फिर गवर्नमेंट ने इसको एमनेस्टी दे ही दे दी। अमाउंट आप बता सकते हैं कितना था? अमाउंट तो नहीं बता सकते, लगभग ये तो लास्ट में 12-13 करोड़ साल का 15 लगा दो, 12-13 करोड़ साल का इंटू 15। ये देखो जी आप देख सकते हैं हमारे जो ये थे गवर्नमेंट ऑर्डर कितना हमने सरेंडर कितना पैसा था। लास्ट में जनाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा सा नरमी बरती, उन्होंने भी बोला चलो कोई वन टाइम ये माफ कर दिया। ये काम किया बकाया साहब ने। आजकल सारे लोग उसमें क्राइम विजिलेंस में फंसे हुए होते, आज की उन 1800 लोगों की पहले नौकरी चली जाती अगर सीबीआई या कोई इन्वेस्टिगेशन टीम। एक चीज आपने बहुत सही बोली कि हुआ था उस टाइम पे, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए थे, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम था, परेशानी आती थी, ये हुआ। लेकिन बकाया साहब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन सब की जानें बचाई। आप लोगों को पता नहीं है, बिल्कुल ये हमको हम सिस्टम के अंदर थे जी। आई वाज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, आई नो। रवि ठुसू, बकाया साहब, इन्होंने उस समय कैसे ये काम किया। एक था वो खान साहब भी थे, वो डायरेक्टर कोर्ट थे, वो रिटायर हो गए थे, लेकिन उनका भी रहा उसमें रोल। मैं उनका भी नाम जरूर जिक्र करूंगा। वो डायरेक्टर कोर्ट थे 1991 में, लेकिन उन्होंने उनको कंसल्ट किया, उन्होंने भी उसको रास्ता क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस समय हम लोगों की उस बड़ी वापता से हम बच गए कश्मीरी माइग्रेंट से। रविंदर जी, विनोद कोल जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विनोद कोल जी जो अलॉटमेंट्स हुई थी वो प्रोसेस क्या रहा था, और जब तक विनोद कोल जी थे रिलीफ डिपार्टमेंट तो उनकी तारीफें होती थी। क्या बात है। रिटायरमेंट के बाद फिर वही कश्मीरी पंडित फिर से एलिगेशंस लगाने स्टार्ट हो गए। आप थोड़ा सा उनके बारे में जरूर बताइए। विनोद कोल के बारे में बोलूंगा, जितनी उनकी तारीफ करे क्या बताऊं मैं यार। वो तो खुद ही एक, क्या बताऊं उसके बारे में, क्या ऑफिसर, जुर्रत। मैंने देखा है वर्सटाइल ऑफिसर। विनोद कोल का मुझे याद है, जैसे रवि ठुसू जब रिलीफ कमिश्नर थे, हमने मनमोहन सिंह को दावत दी थी, तो मुट्ठी डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर वहां, उन दोनों तो बिल्डिंग इतनी बड़ी थी वहां हमने उसको बुलाया था रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने, मनमोहन सिंह को जी। गुलाम नबी आजाद आए थे, मनमोहन सिंह थे, और भी मिनिस्टर आए थे, तो रवि ठुसू रिलीफ कमिश्नर। उसी दिन हमने वो वहां थे, वो बूचर वाले वो मुट्ठी में थे, वो क्वार्टर थे जी। दिखाया उनको। उस दिन उनको फील हो गया था यार इनको तो भाई। उसी दिन बेसिकली 2 रूम टेनमेंट्स की बुनियाद बन गई। अच्छा राइट। उन्होंने ऑन स्पॉट से बोला इनके 2 रूम कमरे का करेंगे। मनमोहन सिंह जी ने लेकिन जब उसमें थोड़ा प्रोसेस लगा, 2004-2005 से फिर प्रोसेस लगा। जब विनोद कोल ने टेक ओवर किया तो तब तक ये पक गया था। तब हमें आ गया सेंटर से भाई इनके लिए बना दो। तो फिर विनोद जी ने, कोल साहब ने क्या काम किया इसमें तो कोई दोहरा नहीं। वो सुबह 10 बजे आते थे दफ्तर, 4 बजे दफ्तर में बैठते, 4 बजे के बाद मैं देखता था वो शाम के 9 बजे तक जगती में रहते थे। साइट पर जाते, खुद जाते थे, खुद काम करवाते थे। अच्छा, नंबर 1, अगर विनोद कोल नहीं होता उस समय ये क्वार्टर नहीं बने होते, ये मैं बात दावा से बताऊंगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। अरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई भाई, वहां तो प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको डेडिकेशन, वो काम किया उसमें कोई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। He worked like anything। मैं कहता हूं, अच्छा दूसरी बात मैं आज बताऊंगा, उसने भी एक बार इसमें विनोद कोल जी ने भी 2011 में एक ऑर्डर निकाला जी। अगर किसी का अभी भी कोई गलत है किसी राशन कार्ड में, डाटा फॉर्म उसने
हम बताया, वो देश हांगलो एक जोनल ऑफिसर थे, उसको बोला यार, वो हेडक्वार्टर थे उस समय, उसको बोला यार बख्श साहब को लेकर कोई एक फॉर्मेट बनाओ, हम वो पुराना डी फॉर्म कैंसिल करेंगे, नया डी फॉर्म इशू करेंगे। तब उसने डाटा फॉर्म इशू किया, उसने कोई सेंट्रल उसने खुद किया, वो बड़ा जबरदस्त ऑफिसर है। तब उसने एक और सर्कुलर निकाला, डाटा फॉर्म इशू किया, अगर कुछ काटता वार्ता है तो करो इस समय। ये विनोद कोल का कंट्रीब्यूशन कौन भूलेगा। अच्छा, पैकेज, एम्प्लॉयज पैकेज, ये तो कोल साहब के जमाने में ही हो गया, विनोद कोल के ने। अगर कोई दूसरा होता शायद बोलता लेडीज को जाना है नहीं जाना, उस समय लोग बोलते थे कोई को सोच सारे ब्रॉस लेडीज हैं। हाँ बिल्कुल। विनोद कोल के बारे में तो क्या बताया, उसका तो कोई देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये एक्सक्लूसिव पहली बार आप ऐसा इंटरव्यू देख रहे हैं जहां पे इंटरनल बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से उन अफसर्स ने काम किया है। लेकिन आम आदमी की आदत होती है कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना, उन पे बात करना, लेकिन आज ये चीजें हुई है। अब विनोद कोल जी के टाइम पे भी जो अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर, देखो हमारे कैंप थे मिश्रीवाला में, जडी में, पुरखू में, कुछ मुट्ठी में भी थे, और कुछ और भी कैंप थे जो डोम टाइप, हाँ नहीं वो थे, वो बटरबाली में थे, हाँ, सब थे। तो कोल साहब ने सबसे पहले वेरिफिकेशन कर दी, कैंप कमांडर से, जोनल ऑफिसर से अपना वेरिफिकेशन निकाला, लिस्ट ले लिया, कौन रिलीफ रहे, कौन गवर्नमेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंट वे में। ये लोग कहते हैं ये बातें बहुत आसान है, ट्रांसपेरेंट वे में कर दिया। तो उसने अपने 4000 कुछ क्वार्टर थे, 600 कुछ क्वार्टर थे, लगभग उसे 700 कुछ रह गए थे जब विनोद को ट्रांसफर हो गया। 700 कुछ क्वार्टर वो उस समय अलॉटमेंट दे दी ऑन प्रायोरिटी बेसिस, लेकिन उन्हीं को दे दिया जो क्वार्टरों में रहते थे। लेकिन उसके बाद हमें प्रॉब्लम पड़ गई, जब कैंप खाली हो गए, अब हमें 760 क्वार्टर, हम किसको दे दें? रविंद्र पंडिता रिलीफ कमिश्नर आए, कोल साहब के जगह अब रविंद्र पंडिता आ गए रिलीफ कमिश्नर। ही वॉज ए इंटेलिजेंट ऑफिसर, वो उस पोस्ट पर अपने कलम और अपनी काबिलियत से पहुंचा था, उसका क्या इंग्लिश है मैं आज तक नहीं भूलता हूँ, जबरदस्त जी। लेकिन उसने बोला बख्श साहब मेरे को, मैं उसका हेडक्वार्टर तहसीलदार हेडक्वार्टर था, तो उसने बोला अब ये अलॉटमेंट, तो वो टाल मटोल लगने लगा, उसको पहले लगा यार वो कोल साहब ने सब किया होता तो फिर अल्टीमेटली पहले क्वार्टर हमें पता था, क्वार्टर में कौन कौन रहता था उनको नाम दे देते थे। अब ये 12,000 एप्लीकेशन है, उनमें से 700 क्वार्टर देने जी। ये कोई मखौल बात तो नहीं ना है। खैर फिर हमने हर जोनल ऑफिसर घर पर घर गए, डोर टू डोर गए, उसमें पेंशनर कैटेगरी, कैंसर पेशेंट्स, नॉन रिलीफ कैटेगरी में जो भी रेंटेड थे उनको लिस्ट मंगाया, वेरिफिकेशन हो गया। फिर हमने एक दिन उसको न्यूज़पेपर पर दे दिया, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो हमें ऑब्जेक्शन दे दो। तो आने स्टार्ट हो गए ऑब्जेक्शन। इतनी देर में एक माइग्रेंट गया कोर्ट में, उसने कोर्ट में केस कर दिया। अब हम बैठ गए, लेकिन वो कन्यालाल पंडिता जी थे वकील, माय ब्रदर आल्सो लॉयर योगेश बख्शी, तो उसने उसके साथ बात करके हमने उसको बता दिया यार ये ले लो वापस, ये खंडरात बन जाएंगे क्वार्टर। हमने उसे विड्रा करवा दिया केस, उसने बोला मेरे क्लाइंट को क्वार्टर दे दो, तो रातों रात हमने वो क्वार्टर कर दिया। दूसरे दिन हमने फिर लिस्ट निकाल दी, लिस्ट के साथ ही हमने अलॉटमेंट स्टार्ट कर दी। वो 7 से क्वार्टर गए। विलंबना की बात यह है, उसी दिन हमने 66 दुकान का लिस्ट भी बनाया था। ये 2012-13 की बात है। हमने रेडी रखा था लिस्ट दुकानदार अलॉटमेंट के लिए, अखबार पर भी शाया कर दिया, नो ऑब्जेक्शंस के लिए। लेकिन उसके बाद हमारी ट्रांसफर होगी वहां से। जी। मुझे समझ नहीं आता है, आज 11 साल हो गए, वो दुकान अभी भी अलॉट नहीं हो गई। कल भी इस बारे में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था दुकानों के लिए भी, दुकानें नहीं। ये मुझे ही पता है ये अफसरों में ये क्या है, ये भाई दे आर नॉट, उनको खंडरात बन गए, वहां कुत्ते रहते हैं दुकानों में, ये क्यों नहीं अलॉटमेंट करते दुकानों को? भाई हमारे अफसर में तो दम तो रखो यार। मैं आपको एक और चीज पूछना चाहूंगा, जो फ्लैट्स के बाद अभी भी वहां पे 1300 के आसपास हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से एप्लीकेशंस हैं क्वार्टर्स के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता जिनके अपने घर बने हैं, जिनके अपने घर हैं, वो भी क्वार्टर्स को लेके बैठ गए? उनको अपने घर हैं, वो क्वार्टर छोड़ देने चाहिए। ये हमने भी बहुत बार इश्यू उठाया, लेकिन इस पे ना रिलीफ डिपार्टमेंट से कोई रिप्लाई आया, ना आम उन लोगों से रिप्लाई आया जिनके अपने घर हैं। बेसिकली क्या है ना, इसमें एक मैं बताऊंगा, इसमें इनका कसूर नहीं है, बिकॉज जब भी आप किसी को टच करते हैं ये कोर्ट में चला जाता है। अच्छा, ये स्टे लाता,
हमने बहुत बार इसके बारे में मतलब किया था, लेकिन जब एज सून एज टच यू विल टच द क्वार्टर ही विल गो टू कोर्ट। बेसिकली बदकिस्मत है, इंडिया में कोर्ट तो बहुत ही इंटरवेन करता है, हर मामले में कोर्ट इंटरवेन करता है। जुडिशरी तो अब लाइफ लाइन बन गई है, कुछ भी होता है लोग ये कोर्ट चले जाते हैं, 2 मिनट में वहां से स्टे आता है, तो कमिश्नर क्या करेगा इसमें। नहीं, बिल्कुल। शॉप्स की बात की आपने, क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आप इसमें रहे, अलॉटमेंट के भी ऊपर रहे। नहीं बनाए हम लोग ने, दुकान हमने लिस्ट भी बनाया था, वो मेरे पास लिस्ट भी एक है उनका टेंटेटिव। ये मुझे पता है बस 2013 के बाद फिर क्या उस पर क्या मतलब है, क्यों कमिश्नरों ने इतना इंटरेस्ट ले लिया, क्योंकि सारे कमिश्नर नहीं विनोद कोल, रविंद्र पंडित या रवि ठुसो हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक कमिश्नर आया था सिद्धा साहब के सिद्धा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ही इज अ वंडरफुल ऑफिसर यार। सिद्धा साहब ने ही स्टेडियम बनवाया जगती में। आप बोलते हैं ना पंडित अफसर कुछ नहीं करते, सिद्धा साहब की वजह से स्किल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्शन माइग्रेटो में आ गया। जब ही वाज डीसी रिलीफ, बहुत इवेंट्स किए उन्होंने, कल्चर प्रमोट भाई उसने, ही इज द फर्स्ट कमिश्नर या डीसी था वो, जब उसने लोगों को बाहर ले लिया, टूर शूर पर उनको दिखाया, उनको स्कूलों में स्टेडियम बनवाया, उसने लैपटॉप बांटे, लैपटॉप दे दिए उसे, उसका ये क्या बताएं इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम, मुझे लगता है सिद्धा साहब हैव डन इट, थोड़ा सा उसको टाइम शॉर्ट मिल गया तो वो ट्रांसफर हो गया। अदरवाइज सिद्धा साहब भी बड़ा वाइब्रेंट ऑफिसर थे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया इस रिलीफ कमिश्नरी में जी। आरटी के भट्ट साहब थे रिलीफ कमिश्नर हमारे, वो हमारे तहसीलदार हेडक्वार्टर में रहे, उन्होंने भी काम किया। ये एमएल रैना जी, उन्होंने काम किया। मैं कहता हर एक का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन देखो आईएएस में थोड़ा सा फर्क है, आईएएस ऑफिसर और केएस ऑफिसर में फर्क है। आईएएस ऑफिसर जब आता है कुर्सी पर बैठता है तो कमांडिंग होता है यार। केएस ऑफिसर थोड़ा, मेरे हिसाब से तब से इन्होंने कोई आईएएस ऑफिसर आया नहीं इधर। जी जी। जब से विनोद कोहली चले गए उसके बाद तो आईएएस ऑफिसरों को उन्होंने टाटा बाय बाय किया रिलीफ से, तब से केएस ऑफिसर सिलेक्शन ग्रेड के आते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती यार, मैंने देखा है। आप कश्मीरी पंडित समाज को नजदीकी से जानते हैं, आप हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में टॉप लीडर किसे मानते हैं आप? और आज की डेट में 2 सवाल है, आज की डेट में क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में, कश्मीरी पंडित समाज में लीडर्स की कमी है? देखो जी, जितनी मेरी एक्सपीरियंस है, अमरनाथ वैष्णवी का नाम तो हम क्या बताएंगे, तो स्वर्गस जाए, हिज टर्बन वाज द क्राउन ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। जगती में हमको इनॉग्रेशन करनी है, मनमोहन सिंह खुद आ गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ गया, तो उन्होंने वो रिबन शिबन काटा, ये 2010 में। अच्छा, बिल्कुल। विनोद कोहली जी रिलीफ कमिश्नर थे, तो उसी बार अलॉटमेंट भी हो गई, उसके बाद ही अलॉटमेंट हो गई। तो आगे जब सब कुछ प्रोग्राम हो गया, कल्चरल प्रोग्राम सब कुछ वो देखा उसने, क्योंकि उसी ने मनमोहन सिंह ने ही किया था, अनाउंस किया था। तो उसके बाद मनमोहन सिंह, हमने वहां उसके लिए बनाया था हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया था, वो अब हेलीपैड की तरह उधर बनाया था, जा रहे थे, ये रास्ते में वापस आ गए, सब सतर्क हो गए क्या होगा, बड़े वहां तो प्राइम मिनिस्टर था, ये आ गया वहां लास्ट में, उधर ये था अमरनाथ वैष्णवी खड़ा, ये उसको हाथ जोड़कर चला गया, क्योंकि उसने बोला मैंने आपसे इजाजत ली थी। क्या बात है सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वापस मुड़ गए। और विनोद कोहली अभी है, विनोद कोहली से पूछो, हमसे पूछो, बाकी वो देश हमला हमारे खास जरूरत टीके बैठा वहां पर, वो बड़े अफसर थे हमारे भी उस समय। अच्छा, वो वहां से वापस आ गया और उसके हाथ जोड़कर चला गया। ये था उसका वैल्यू, ये होता है लीडर। और उसे बताया था उस समय, द टर्म ऑफ दिस ओल्ड मैन इज द क्राउन ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। मैं चाहता हूं ये बात आप फिर से एक बार बताएं। नहीं, उन्होंने बोला टर्बन ऑफ द टर्बन ऑफ दिस ओल्ड मैन इज द क्राउन ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, क्राउन ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, राइट। क्या बात है। वो जब भी हमें रिलीफ में कोई भी, उन दिनों यार बड़े प्रॉब्लम्स थे, हर चीज के लिए लड़ना पड़ता था, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। बिल्कुल, ये कश्मीरी पंडित का ना, तब भी हम अमरनाथ वैष्णवी के पास ही पहुंचते थे, चलो भाई हमारा ये करना है, आज एनहांस ऑफ रिलीफ करना है, ये आज ये करना, आज हमको नालियां बनवानी, ये बेचारा साथ चलता था। मैं देख रहा था, मैं एक दिन गया, उसके साथ रेवेन्यू मिनिस्टर था, वो नायक साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, हम चले गए, उसके साथ कमिश्नर साहब थे, पता नहीं कौन था, सरदार थे, दिलीप सिंह जी थे, हम चले गए, वो खड़ा हो गया नायक साहब, उसको खड़ा हो गया, उसको बिठाया उसको अपने पास। ये होता है, काम करता था वो हमारे साथ, शान रिलीफ में काम किया उन्होंने।
टेंट देखते थे, चता साहब, हीरालाल चता, और वो क्या बात करते ग्राउंड नहीं, इवन मला साहब आल्सो, हिज कंट्रीब्यूशन आल्सो दिया। मला साहब, एक थे हमारे पुरखू में बंसीलाल ठुसू, उनकी तो बस वो स्वर्गवास हो गए। क्या टेरर फायर ब्रांड लीडर था वो, उसने हांडा साहब को वहां नीचे गिराया, डीसी था वो, डीसी रिलीफ लातमुंड थी, उसका केस चल रहा था। लेकिन लास्ट मंथ जो बाटो खस सा तब से बिचे सर्ग साहब सोम एक दोन पत बास पत सास कहस मज बे कैंप कमांडेंट पुरकू, he came to me once, he told me मैं हाथ में डेथ ये विज में तविज को तविज में लोग से आश में कहर से नोबडी इज विद मी। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि ये चीजें जो हो रही हैं। बहुत सारी बातें आपसे करनी है लेकिन समय भी कम है। हम फ्यूचर में आपसे बात करते रहेंगे अलग अलग विषयों पे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे जाननी है, आप रिलीफ डिपार्टमेंट में रहे हैं, रिटर्न पॉलिसी को लेके क्या आपकी राय है कि वापसी कब होगी और कैसे होगी, क्या होना चाहिए इसके लिए? देखो मैं इसके लिए इतना छोटा आदमी हूँ ये बोलने के लिए कि, लेकिन मेरी एक जैसे मैंने 30 साल दे दिए, 27 साल मैंने जिंदगी के खपा दिए इस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में। मैं आया था एज जोनल ऑफिसर, आई वाज द फर्स्ट नॉन रेवेन्यू ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैं बड़े बड़े कैपेसिटी में काम किया है। हमने बहुत बार रिटर्न पैकेज बनाए थे। 2007 में हमने ये बनाया था 7 लाख रुपए देंगे, वो गए। फिर 3 फैमिलीज आ गए तो वो आया कोई नहीं। लिस्ट 700 था, मिनिस्टर आ गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वहां हॉल हाल हमने रेंट पर लिया था। जब वहां आ गए वहां कोई नहीं आया, वहां 3 बंदे आ गए सिर्फ। देखो अब क्या है, रिटर्न रिहेबिलिटेशन अनकंडीशनल हम नहीं जा सकते, न जाना चाहिए किसी को। वाई ही शुड गो अनकंडीशनल? क्या हम अपने मर्जी से वहां घर छोड़ के आ गए? हमने करोड़ों की प्रॉपर्टी वहां छोड़ी, हमने बागात, हमारे बगीचे थे, हमारा मकान था, हमारा नौकरी था, हमारा पेशा था, हमारा दुकान था, हमारा बिजनेस था। ये क्या हम ऐसे आप बोलोगे वो तो उठो वो चले? ये नहीं चले भाई। हमारा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमको वहां नहीं ले जाएगी अंडर सम पैकेज, और हमें चाहिए गारंटी, सिक्योरिटी मेरे जिस जगह आपको थ्रेट ऑफ लाइफ है वो जगह रहने के लायक नहीं है। राइट। ये जानवर भी होते हैं ना, बर्ड्स, जब इनको लगता है कोई थ्रेट होता है ये भी अपना शिफ्ट कर देते हैं। जब सर्दी में गर्मी में चले, गर्मी में सर्दी चले जाते हैं। आप अनकंडीशनल हम नहीं जा सकते। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि वी हैव ट्रस्ट ऑन मोदी। देखो मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूं न किसी पार्टी के साथ हूं, लेकिन मोदी के साथ हमारे इमोशंस वापस आए, क्योंकि इसने दफा 370 हटा दिया। उस दिन हमारे जख्म पर थोड़ा सा उस दिन से हम ना इसके पूरे फैन हो गए। अच्छा, अब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बगैर, गवर्नमेंट ऑफ जब तक गवर्नमेंट ऑफ जेड के गवर्नमेंट और ये जब तक कोई प्लानिंग नहीं होगी इनके पास, क्या रूट मैप नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं है हम उठेंगे तो वहां चले जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं जो ये अटेम्प्ट भी करते हैं वो कोई गलत काम नहीं करते हैं। लेट somebody come out if somebody is interested। चलो अगर वो कर रहा है अपना कर दे, तो ऐसी बात नहीं है। अगर वो सही कर रहे हैं तो समाज साथ देगा, नहीं कर रहे हैं समाज नहीं साथ देगा। लेकिन मैं समाज को बोल रहा हूं, जब तक हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई गारंटी नहीं, हमें बाइज्जत वहां जाना है, हमको उन्होंने खड़ेड़ के निकाला है। ये थोड़ी हमने थूक डाल दी जमीन पर, वो हम आप बोलते हो ये थूक आप वापस भर दो, ये वही वाली बात है। ऐसा नहीं हो सकता है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, वी विल रूल इंडिया। हमारे बच्चे, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, मैं 2-3 बार ऑस्ट्रेलिया गया, दूसरी कंट्री में गया, मैंने देखा कश्मीरी पंडित कहां पर है। इस समय आपका मिस्त्री साहब कहां है, सेक्रेटरी, आप देखो वो रंजीत भट्ट, मिसाइल प्रोग्राम का टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, IIT कानपुर से आया लड़का, ब्रह्मोस में वो काम करता है, नहीं बोलना चाहिए हमको यहाँ पर। CEO है हमारे कंपनी के, समय टॉप मोस्ट ब्रांड है। बट पंडित को इतना ये मत समझना, पंडित आगे रूल करेगा इंडिया को, ये बात नहीं है। लेकिन हम झुकने वाले नहीं है ऐसे। हाँ, आप भेजो के तो मुसलमानों के हवाले कर, क्यों हम उनके राह कर्म पर जाएंगे? हम अपनी शर्तों पे जाएंगे। we will go, we have to rule but with dignity and honor, not this way scapegoats की तरह वहां उनके why नहीं देंगे? डिस्ट्रिक्ट में जमीन अलग दे दो,
अलग नहीं दे तो कहाँ और कर दो, हमें उससे कोई, मुझे वो पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना है, लेकिन हम अपने शर्तों पर जाएंगे। जब भी जाएंगे, हमारे बच्चे इस समय एस्टैब्लिश है, वो बात नहीं है वी विल रूल इंडिया, जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं। ये बिल्कुल बिल्कुल रविंदर जी, जिस हिसाब से आपकी एनर्जी है, मुझे लगता है कि आप भी एक फायर ब्रांड नेता समाज के बन सकते हैं और आपको समाज के कार्यों में आगे आना चाहिए। ये मैं आपसे आपको एक सजेशन दूंगा, क्योंकि आज के डेट में आप देखिए, आपने वैष्णवी जी की बात की, नहीं राइट, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में वैष्णवी जी है कोई? नहीं यार, आजकल के डेट में मुझे एक ही आदमी पर नजर पड़ जाती है, मुझे लगता है वो है आर के भट्ट। आर के भट्ट जी, आर के भट्ट है, वो है इसके हाँ, यूथ ऑल इंडिया कश्मीर। देखो, आप बोलोगे मैं किसी वो बेचारा को मेरा रिश्तेदार, उससे कम से कम अस्पताल तो बना दिया यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या बोलते हो, वहां मैं जाता हूं, मैंने देखा मुट्ठी में 300 पर वहां अल्ट्रासाउंड करते हैं, 150 रुपए पर एक्सरे करते हैं। कंट्रीब्यूशन तो है उस लड़के का, दम तो है उस लड़के में, साथ तो दो। देखो हमारी विलंबना क्या है, हम लोग लीडर लेस को पता क्यों है, हमने बकाया साहब को धोखा दे दिया। क्यों? हम हमारी कम्युनिटी में एक पहला आईएएस ऑफिसर जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो गया था, उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, हम पर तूने उसको भी साथ नहीं दिया। अगर अब ये लड़का है, बाकी मैं नहीं कहता हूं, बाकी भी आर के भट्ट है, मतलब देखो यंग है, छोटा एनर्जिक लड़का है, अगर हम उसको साथ देंगे, थोड़ा उसी को आगे आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, क्योंकि उसे काम करके दिखाया, अस्पताल दिखाया, बच्चों के साथ जाता है वहां पर। बाकी तंजीमों के देखो, मैं कहता हूं जगती में पिंटू जी है, बिल्कुल बिल्कुल, सुनील पंडिता है, वो दिलीप पंडिता है, राजनाथ दार है, ये है इस पर अशोक दार है मुट्ठी में, ये है दया कृष्ण है पुरखू में। इनके साथ मैंने काम किया, तब ये भी छोटे थे, इन्होंने भी काम किया है, इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है कम्युनिटी का। लेकिन या अभी आजकल के नेता बन बैठे और भी कुछ देता है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जैसे है आजकल आज सेल्फ लीडर, सेल्फ से मेड लीडर, लेकिन लीडर का बैक होना चाहिए यार। आर के भट्ट के साथ कम से कम पीएम पैकेज के लोग तो है ना यार, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज उसने उनके लिए लड़ाई लड़ी है। मैं पनन कश्मीर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं मोदी तो हमारे कूट कूट में बसा है हमारे में, मैं पनन कश्मीर के खिलाफ भी नहीं हूं, दे आर ऑल्सो राइट फॉर होमलैंड। मैं बोलता हूं अगर आर के भट्ट को आपस में कुछ बोला, एक इलेक्शन होना चाहिए और एक लीडर बनना चाहिए, वो वही उसी बात पे मैं इलेक्शन देर। देखो आप बोलते हो आप भी आ जाओ, क्या करेंगे सियासत में आकर, आज 4 बजे साथ, कल कोई नहीं होगा, कल बोलेंगे इससे फला नहीं है तो रिलीफ में है, तो वहां चोरी कर रहा है, ये तो पलटू का काम है भाई। कहने का मेरा मतलब है, हमें एक अपने लेवल पर एक इलेक्शन करना ही करना है। जी जी, इलेक्शन करो यार, जिसकी मर्जी वोट डालो, जिसको मर्जी है प्रेसिडेंट के लिए लड़ो, इलेक्टेड मेंबर चाहिए जी। बाकी यहाँ अमरनाथ वैष्णव का जो आप बोलते हो, उस कैडर का तो उसका तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। जी रविंदर जी, आपसे बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, क्योंकि ये इंटरव्यू जो आज हुआ है, ये सच में एक ऐतिहासिक इंटरव्यू है। इसमें बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जो आज तक किसी को पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बार बार आए, क्योंकि आपकी और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें हमारे समाज तक, जनता तक पहुंचानी है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और नेक्स्ट बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए द राइट न्यूज, बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार।